Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is भारती शर्मा. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपके आईसीएमआर ब्रेड के लिए. ठीक है. आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे फर्स्ट रहने वाला है. इस लेक्चर में जो हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, ठीक है, दोनों की बात करने वाले हैं. पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में उस कॉन्सेप्ट से आए हैं, ठीक है, उनको वहां पर हम डिस्कस करेंगे. वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, दैट आने वाले जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए. और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको डेली अपडेट जो है वो मिलती रहेगी. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है वो क्या होती है. सेल ऑर्गेनेलीज जो होती है बेसिकली वो कंपार्टमेंट्स इनसाइड द सेल, ठीक है, जो भी कंपार्टमेंट्स जो होते हैं वो सेल के अंदर बने होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं. ठीक है. और ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है ये प्रेजेंट होती है आपकी साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जो कि आपका सेल फ्लूइड इसको हम कहते हैं. अब जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है ये बेसिकली टू टाइप्स की होती है. कौन कौन सी? एक होती है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है. सेकंड होती है आपकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज. जो भी सेल ऑर्गेनेलीज के अराउंड, ठीक है, जो मेम्ब्रेन बनी होती है, इधर इट्स डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, उनको हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं. और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड बायलेयर की बनी होती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी गोल्जी है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रियल है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम्स है, पेरोक्सोम है. ये जो सभी सेल ऑर्गेनेलीज है इनके अराउंड क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि लिपिड बायलेयर से बनी होती है. इन सब सेल ऑर्गेनेलीज को क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज. जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती है वहां पे कोई भी इस तरह से जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो नहीं होती है. इसमें जो एग्जाम्पल है आपका वो राइबोसोम्स का था. राइबोसोम्स होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है, ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म? जो भी जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, ओनली एंड ओनली जो भी यूकैरियोटिक सेल्स होती है वहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है. और जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है वो आपकी यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स दोनों में ही प्रेजेंट होती है. अब यूकैरियोट्स में कौन कौन से आपके आते हैं? जो भी आपका है, प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, प्लांटी, ठीक है, और एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया. ये इन सभी किंगडम्स में जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है क्या होता है? सबके सब ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं. ऑलराइट. अब हम बात करते हैं सेल के बारे में. व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, जो भी बेसिक फंडामेंटल और स्ट्रक्चर यूनिट होता है ये लाइफ का. अब ये सेल होती है, सबसे इसके आउटर में क्या प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. लिपिड बायलेयर, ठीक है, ये रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. और इसके अंदर जो होता है, ठीक है, इसका जो ये सरफेस होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. क्या कहते हैं इसको? साइटोप्लाज्म, ठीक है. यहाँ पर जो होता है वो फ्लूइड फिल्ड ये जो एरिया रहता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. और अब सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में. न्यूक्लियस जो होता है वो आपकी एक सेंट्रल ऑर्गेनेली है, ठीक है. न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है. अब ये न्यूक्लियस है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है. वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं है, ठीक है. यहाँ पर देखिए इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कहते हैं. और ये जो है ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. और इसके बीच में ये जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है. और ये जो होता है, ठीक है, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि गैप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. कंटिन्यूस मैनर में जो है वो आउटर और इनर मेम्ब्रेन इसकी नहीं होती है, ठीक है. अब इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस के अंदर जो भी ये स्पेस रहता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है. अब न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है. जो क्रोमेटिन है आपका, जो क्रोमेटिन फाइबर है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. और साथ ही साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस होता है वो भी इसके अंदर
प्रेजेंट होता है। अब जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके साथ में, ठीक है, इसके न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है उसके साथ में ही आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन भी, ठीक है, कंटिन्यूस मैनर्स में एसोसिएटेड रहती है, ठीक है। कि जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसे रहती है, एसोसिएट यहाँ पर रहती है, ठीक है। ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बेसिकली यहाँ पर जो भी जो रफ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, फेस इस तरफ यहाँ पे रहता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मतलब कि जिसमें कि राइबोसोम्स होते हैं वो बाउंड रहते हैं, उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम बाउंड नहीं रहता है, ठीक है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके साथ यहाँ पर जो है ये क्या प्रेजेंट रहता है, गोल्गी, ठीक है, गोल्गी। अब ये जो फेस है, ठीक है, अब ये जो गोल्गी है, ठीक है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली रहती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पेरोक्सोम की, ठीक है, पेरोक्सोम भी एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम भी आपका सेल बाउंड, तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनली, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आपके पास राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन्स और आरएनए का, ठीक है, एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली है, ठीक है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली है, ठीक है। अब ये हमने बेसिक सेल के बारे में यहाँ पे पढ़ा। अब नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, और जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं रहता है उनका, ठीक है। वहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके चारों तरफ जो है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन बाउंड रहती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पे बाउंड रहती है। और प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन वहां पे बाउंड नहीं रहती है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड होता है, ठीक है, मास्टर कंट्रोलर होता है ऑल दी सेल एक्टिविटीज का, एंड ये वास्ट रिपोजिटरी होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका न्यूक्लियस की यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और इसके बीच में जो भी स्पेस है इसको पेरी न्यूक्लियस स्पेस यहाँ पे कहते हैं। इसके अंदर जो होता है वो क्रोमेटिन फाइबर यहाँ पे रहता है, और ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस होता है आपका, ये भी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियर लैमिना प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि इसको स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहां पर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये जो है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है जी। अब न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या करता है, जो भी आपका जीनोमिक होता है, ठीक है, ये सेपरेट करता है जीनोमिक इंफॉर्मेशन को आपके साइटोसोल से, ठीक है। जो भी साइटोप्लाज्म होता है, सॉरी, जो भी साइटोप्लाज्म होता है उससे आपके जो जेनेटिक जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, सेपरेट करता है, और ये रेगुलेट करता है जेनेटिक एक्सप्रेशन को, ठीक है, इन वेरियस बाय वेरियस मैकेनिज्म दैट आर एक्सक्लूसिव टू यूकैरियोट्स, ठीक है, जैसे कि आपका रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है, ये तो ये इन सभी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है। सो न्यूक्लियस में, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें न्यूक्लियर एनवेलप। सो न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो यानी कि इसकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये ड्यूल मेम्ब्रेन बैरियर होता है। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो ड्यूल मेम्ब्रेन बैरियर होता है जो कि लिपिड बाइलेयर से मिलकर बना होता है। इसमें टू मेम्ब्रेन्स रहती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट एंड इजी एक्सेस टू जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और परमेबल होता है ओनली फॉर स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। अब न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो, ये जो होता है ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। अब इसका साइज काफी बड़ा होता है, यानी कि 12 नैनोमीटर के अराउंड इसका साइज रहता है, ठीक है। ये अलाउ करता है ट्रैफिकिंग ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन स्पेसिफिक चैनल, ठीक है। आरएनए और प्रोटीन, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ से होता है, ठीक है। जो भी आरएनए अगर बाहर जाना है, जो न्यूक्लियस है अगर आरएनए बाहर जाना है या फिर प्रोटीन कोई बाहर जानी है, फिर बाहर से अंदर आनी है, ठीक है, तो उस एक्सपोर्ट का काम किसका होता है, इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है वो 8 साइटोप्लाज्मिक जो रिंग,
टाइप्स की यहाँ पे 8 जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर से ये बना होता है, प्रोटीन्स होती है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहती है। तो इससे जो न्यूक्लियर पोर है यहाँ पे बना होता है, यहाँ पे सेंट्रल जो चैनल यहाँ पे प्रेजेंट होता है और एक यहाँ पे न्यूक्लियर बास्केट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल जो रहता है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं जिसका जो साइटोसोल इसको हम कह सकते हैं, जो यहाँ पे फ्लूइड टाइप जो मटेरियल ही रहता है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है इस फ्लूइड के अराउंड क्या होती है, एनक्लोज होती है, ठीक है। और इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, कैरियोलिम्फ इसको कहा जाता है, या फिर जो न्यूक्लियर सैप है इसको कहा जाता है, ठीक है, जो कि कंटेन करता है प्रोटीन फिब्रिल्स जिनको न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन फिब्रिल्स होती है और उसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स इसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब जो न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, ठीक है, वो मेंटेन करता है शेप ऑफ द न्यूक्लियस। क्या करेगा, न्यूक्लियस की शेप को यहाँ पे ये मेंटेन करेगा और यहाँ पर, ठीक है, जो भी डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, उनके जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो इसी मैट्रिक्स में जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और जो न्यूक्लियस है और जो क्रोमेटिन है, ठीक है, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, इसको आप देख सकते हो, ये न्यूक्लियस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर और जो क्रोमेटिन है इसको सस्पेंडेड जो रहता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में ये सस्पेंडेड रहता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में, तो न्यूक्लियोलस, ठीक है, जैसे कि और ऑर्गेनलीज होती है वैसे ही एक ये ऑर्गेनली है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर बॉडीज प्रेजेंट होती है, बट इसमें कोई भी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये इसमें जो आरआरएनए है, ठीक है, और जो राइबोसोम्स है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, इसे न्यूक्लियोलस में वो सिंथेसाइज होते हैं। और ठीक है, अगर हम न्यूक्लियोलस के अलावा बात करें तो जो न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, वहां पर बहुत सी डिफरेंट मैनी एक्टिविटीज यहाँ पे परफॉर्म होती है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन है, जीन साइलेंसिंग है, डीएनए रिपेयर है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग जो है वो आपके न्यूक्लियस में ये सभी जो डिफरेंट एक्टिविटीज है वो यहाँ पर होती है। चलिए, तो नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो 2024 में आपसे पूछा गया था, तो क्वेश्चन है आपका, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए कैपिंग टेक्स प्लेस इनसाइड, ठीक है। जो आरएनए स्प्लाइसिंग और कैपिंग है वो कहाँ पर होती है, सो आपको पता है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पर जो होता है आपका क्रोमेटिन होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर डीएनए है, ठीक है, यहाँ पर ये होती है रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, ठीक है, ये होती है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन। अब जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसके बाद जो ये एमआरएनए है इसके पास पहले क्या होती है, कैपिंग होती है, ठीक है, कैपिंग 3' पे क्या होती है, कैपिंग होती है, और यहाँ पे क्या होती है, टेलिंग होती है, और साथ में स्प्लाइसिंग भी होती है। तो ये सारी जो प्रोसेसेस होती है आपकी कहाँ पर होती है, आपकी न्यूक्लियस में ही होती है। कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में होती है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, सो कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी होती है, ठीक है, जो काम करती है कोऑर्डिनेट मैनर्स में, ठीक है, यानी कि जिनका फंक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेट रहता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ऐसी ऑर्गेनेलीज का जो सिस्टम होता है इसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 4 ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती है। कौन कौन सी क्या होती है आपकी, फर्स्ट है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेकंड आपकी जो गोल्गी है, थर्ड आपकी लाइसोसोम एंड फोर्थ आपका वैक्यूल। से ये 4 ऑर्गेनेलीज होती है, मेनली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये एक नेटवर्क है स्कैटर ट्यूब्यूल का, ठीक है, जो कि लोकेटेड रहता है नियर द न्यूक्लियस एंड गोल्गी अपरेटस, इसके नियर ये लोकेटेड रहता है। अब यहाँ पर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, अब यहाँ पर 2 टाइप्स के ये रहते हैं या 2 सरफेस के रहता है, यानी कि एक रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर जो होते हैं वो राइबोसोम्स बाउंड रहते हैं, ठीक है, तो उस सरफेस को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और सिक्रीशन होती है, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है जो एनवेलप की आउटर मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, वो आ रही है डायरेक्ट जो कांटेक्ट में ये रहता है। अब जो एससीआर होता है, ठीक है,
वो सिंथेसाइज करता है लिपिड एंड स्टेरॉइड। और जो लिपिड की सिंथेसिस एंड स्टेरॉइड की जो सिंथेसिस है, ठीक है, वो कहां पर होती है आपकी, वो होती है आपकी SCR में, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, वो उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं और वो किस तरफ प्रेजेंट रहते हैं, ऑन दी साइटोसोलिक सरफेस, ठीक है। अब इन राइबोसोम्स को जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये बेसिकली टू टाइप्स के रहते हैं, एक रहते हैं फ्री राइबोसोम्स, ठीक है, दूसरे रहते हैं बाउंड राइबोसोम्स। अब ये जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं ये रिलीज होते हैं, ये कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, और वहां से ये डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, इनका जो रिस्पेक्टिव फेट है या फिर रिस्पेक्टिव जो ऑर्गेनली है, यानी कि आपके जो न्यूक्लियस है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोम, तो यहाँ पर जो ये साइटोसोलिक प्रोटीन्स इसमें रहती हैं और ये, ठीक है, वहां पर ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब बाउंड राइबोसोम्स में क्या रहता है, ठीक है, यहाँ पे जब प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू होती है, जब इनिशिएशन होती है प्रोटीन की सिंथेसिस में, तो राइबोसोम्स और प्रोटीन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वहां से जो होता है प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। अब ये प्रोटीन जो होती है वो नेसेंट प्रोटीन को कहते हैं और ये प्रोटीन जो होती है वो ER की मेम्ब्रेन, ठीक है, ER की मेम्ब्रेन से इंसर्ट करती है, ठीक है, और ER से वो जाती है कहाँ पे, गोल्गी में, गोल्गी से वो फर्दर जो ऑर्गेनली है, ठीक है, वहां पर वो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो यहाँ पर, ठीक है, राइबोसोम्स और प्रोटीन का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद यहाँ पर प्रोटीन यहाँ से, ठीक है, सिंथेसाइज होती है और वो डायरेक्टली अपने जो भी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनली है वहां पर सिग्नल पेप्टाइड के थ्रू वहां पर एंटर कर जाती है, जैसे कि न्यूक्लियस में चली जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सोम, ये साइटोसोलिक प्रोटीन्स में आती है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नेसेंट प्रोटीन ये बन रही है और साथ ही साथ यहाँ पे सिग्नल पेप्टाइड जुड़ा है ER के लिए, ठीक है, तो ये ER में एंटर कर जाती है, ER से ये प्रोटीन जाती है गोल्गी में, गोल्गी के बाद ये या तो ये सिक्रेटरी वेसिकल में जाएंगे या फिर ये, ठीक है, जो आपका जो वैक्यूल्स है उसके थ्रू, ठीक है, कहाँ पे जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगी या फिर ये एंडोसोम से होकर, ठीक है, लाइसोम में डिग्रेड हो जाती है। ऑलराइट, अब जो SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है आपका, ठीक है, वो इन्वॉल्व होता है लिपिड की मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, जो लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ पर होता है, SCR में होता है, और साथ ही साथ वहां पर क्या होता है, लिपिड की सिंथेसिस भी होती है और जो कोलेस्टेरॉल है, ठीक है, जो कोलेस्टेरॉल है उसकी सिंथेसिस भी कहां पर होती है, आपकी SCR में, ठीक है। अब जो फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, जो कि डिराइव्ड होते हैं ग्लिसरॉल से, ठीक है, उनकी सिंथेसिस भी कहां होती है, आउटर साइड ऑफ SCR। ऑलराइट, चलिए अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नीमेन-पिक डिजीज है, ठीक है, वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर, ठीक है। तो लीमेन-पिक डिजीज जो है वो एक लिपिड, ठीक है, स्टोरेज डिसऑर्डर है। अगर आपके सेल में जो लिपिड है, ठीक है, अगर वहां पे स्टोर हो जाते हैं, किसी वजह से वो डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से, ठीक है, क्या कॉज होता है, नीमेन-पिक डिजीज, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्गन यहाँ पर देखिए, ये गोल्गी एपरेटस। अब गोल्गी एपरेटस, अब ER में जो है वो प्रोटीन एंटर कर जाती है, अब ER में, ठीक है, जो सिक्रीशन उसके बाद सिक्रेट कर जाती है वो गोल्गी में, ठीक है। गोल्गी जो है वो कैमिलियो गोल्गी द्वारा डिस्कवर की गई थी 1898 में, ठीक है, जो कि उन्होंने वहां पर क्या देखा था कि डार्क स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर जो थी, ठीक है, उनके द्वारा वहां पर देखी गई थी, ओके। और गोल्गी जो होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है, जो कि कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लैटेंट सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, सिस्टरने, ठीक है, इस तरह से सिस्टरने इसको हम कहते हैं, ये आपके सिस्टरने हैं, ठीक है। और ये इनकमिंग वेसिकल है जो कि कहां से आ रही है, ER से आ रही है, ठीक है, इनकमिंग वेसिकल के थ्रू ER से आ रही है। वेसिकल जो है इसके सिस फेज से होकर के, ठीक है, ल्यूमन में एंटर करके, ठीक है, ट्रांस फेज में ये चली जाती है। अब ये बर्डिंग वेसिकल्स होती है यहाँ पर भी, ठीक है। अब जो ट्रांसपोर्ट है गोल्गी अगर हम इसको हम देखते हैं तो ER से गोल्गी में आती है, गोल्गी से अदर साइड में, ठीक है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई आउटसाइडर सेल चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो न्यूक्लियस है इसके साथ ER जो है वो एसोसिएट रहता है। अब जो गोल्गी है, ठीक है, ये आपकी ER है, ठीक है, और ये आपकी जो है वो गोल्गी है। गोल्गी जो है इसका जो सिस फेस रहता है वो किसकी तरफ रहता है, टुवर्ड ER, ठीक है, ER के टुवर्ड किसका जो गोल्गी का फेस रहता है वो कौन सा रहता है, सिस फेस। और ट्रांस फेस और इसको मैचुरेशन फेस कहते हैं, वो टुवर्ड किसके रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुवर्ड, ओके। चलिए अब जो गोल्गी है, ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोटीन सिंथेसाइज हुई बाय राइबोसोम्स, ठीक है। अब ये आ गई आपकी गोल्गी में, ठीक है। अब यहाँ पे होती है इसकी मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या रहता है कि इसमें
कुछ शुगर्स होती है, वो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ शुगर्स होते हैं उस प्रोटीन के साथ या फिर उस लिपिड के साथ अटैच की जाती है। सो जो भी प्रोटीन के साथ शुगर अटैच होती है उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, और जिन भी लिपिड्स के साथ शुगर अटैच करी जाती है उनको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये काम कहाँ पर होता है, ये होता है आपकी गोल्गी में, ठीक है। अब गोल्गी जो होता है वो सेंट्रल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है फॉर ट्रैफिकिंग एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रली मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, किसके लिए, ट्रैफिकिंग करती है, और पोस्ट ट्रांसलेशन जो भी मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन और लिपिड्स की वो कहाँ पर होती है, गोल्गी में होती है, ठीक है। गोल्गी का मेन फंक्शन क्या होता है, रिसीविंग एंड शिपिंग, ठीक है। जो भी इसके पास रिसीव होता है, ठीक है, मटेरियल रिसीव होता है और उसकी फर्दर वो शिपिंग वहां पर करती है, यानी कि पैकेजिंग और शिपिंग का काम किसका रहता है, यहाँ पर गोल्गी का काम रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। सो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल्स होते हैं, ये 0.2 टू 0.5 माइक्रोन इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर रहता है, और इसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड रहती है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। अब इसमें जो होते हैं कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है, इन जो कि कैपेबल होते हैं इन द ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनके ब्रेकडाउन में, ठीक है, किसका काम रहता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का। कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल योर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, योर लिपिड्स, ठीक है, योर प्रोटीन। सो ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ने का काम किसका रहता है, इन लाइसोसोम्स का रहता है। और इनका फंक्शन जो है, ठीक है, ये कौन सी पीएच पे करते हैं, कि ऑप्टिमल जो एक्टिविटी रहती है इनकी एसिडिक पीएच पे रहती है, यानी कि अगर आपका जो पीएच है वो लो है, ठीक है, या फिर जो आपके हाइड्रोजन आयंस है वो हाई अमाउंट में है, इनकी एसिडिक अगर आपका एनवायरमेंट है तो यहाँ पर इनकी जो एक्टिविटी होती है वो ऑप्टिमम होती है। ऑलराइट, और इनका मेन फंक्शन होता है वो डिसोल्यूशन एंड डाइजेशन ऑफ डैमेज्ड मैक्रोमोलिक्यूलर, ठीक है, विद और विदाउट द सेल रहता है। और इसका रोल जो होता है वो ऑटोफेगी में भी देखा जाता है, ठीक है, ऑटोफेगी यानी कि ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन और रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल इन द सेल, ओके। अब यहाँ पर देखा गया है कि एक टाइसेक डिजीज रहता है, ठीक है, टाइफिक डिजीज होता है जिसमें क्या होता है, ब्रेन जो होता है आपका वो इम्प्योर्ड हो जाता है ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ लिपिड। तो ब्रेन में कुछ जो लिपिड्स होते हैं वो अकोमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो लिपिड डिसोल्वेशन के जो एंजाइम है, यानी कि लिपिड के डिग्रेड करने के लिए जो भी एंजाइम रहते हैं वो यहाँ पे एब्सेंट अगर किसी तरह से इनएक्टिवेटेड अगर एंजाइम है, ठीक है, तो आपकी यहाँ कौन सी डिजीज कॉज होती है, दैट इज टाइसेक डिजीज, ओके। तो यहाँ पर कुछ और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज यहाँ पे दी गई है, ठीक है, आप इनको देख सकते हो। फर्स्ट है आपकी फेब्री। फेब्री जो डिजीज है, अगर आपकी जो प्रोटीन है अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज ए, अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट होता है तो आपकी फेब्री यहाँ पे कॉज होती है। गाउचर डिजीज बीटा ग्लूकोसाइड, ठीक है, बीटा ग्लूकोसाइड की वजह से गाउचर डिजीज होती है, कॉज होती है। नीमेन-पिक डिजीज, ठीक है, ये स्पिंको माइलिनेज, ठीक है, ये एक लिपिड है, तो इसकी वजह से इसके स्टोरेज की वजह से कौन सी डिजीज कॉज होती है, दैट इज नीमेन पिक ए एंड बी डिजीज। एंड GM1 गैंग्लियोसाइडोसिस, ठीक है, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की वजह से यहाँ पर ये कॉज होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डिजीज है, ठीक है, आपको उनको अच्छे से, ठीक है, प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चेप्रोन। अब चेप्रोन्स क्या होते हैं, चेप्रोन्स का फंक्शन क्या होता है। अब चेप्रोन्स जो होते हैं वो असिस्टिंग प्रोटीन्स होती है जो कि प्रोटीन फोल्डिंग में क्या करती है, हेल्प करती है, यानी कि प्रोटीन फोल्डिंग को जो असिस्ट करेंगी ऐसी प्रोटीन्स को हम, ठीक है, क्या कहते हैं, चेप्रोन्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनेलीज दैट इज इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ऑटोफेगी एंड हाइड्रोलिसिस। अभी हमने बात करी, तो कौन सा ऑर्गेनेली है, दैट इज योर लाइसोसोम, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 में ये क्वेश्चन आया था, और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2024 में पूछा गया था लाइसोसोम के ऊपर। ऑलराइट, तो यहाँ पर एसिड फॉस्फेटेजेस इज अ मार्कर आउट। तो एसिड फॉस्फेटेजेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके लाइसोसोम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज विद एसिडिक पीएच, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनेलीज विद एसिडिक पीएच कौन सी है, दैट इज योर लाइसोसोम। तो ये जो सारे क्वेश्चन है कि आईसीएमआर में आ चुके हैं, ठीक है, आईसीएमआर में जितने भी क्वेश्चन सर ऑर्गेनेली से आ चुके हैं वो सभी यहाँ पर लाए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आप सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, आपने सभी ने पढ़ा है। सो ये मेनली फाउंड होता है सभी यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है,
इसकी जो शेप, इसकी अगर हम बात करते हैं, उसकी शेप सॉसेज शेप रहती है, यानी कि इस तरह का जो सॉसेज जो रहता है, ठीक है, उसकी तरह इसकी शेप रहती है, रॉड शेप, इसको सिलेंड्रिकल शेप इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ रहती है, ठीक है, वो 3 to 10 माइक्रोन मीटर लॉन्ग रहती है, और इसकी जो विड्थ रहती है वो 0.5 to 1.5 जो होती है माइक्रोन मीटर, इसकी जो है विड्थ रहती है, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। अब इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये कैसी होती है, स्मूथ होती है, ठीक है, स्मूथ होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें इनफोल्डिंग्स या फिर क्विस्टी होती है, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या है, इनफोल्डिंग्स है, ठीक है, इनफोल्डिंग्स, ठीक है, ये क्विस्टी इसको हम बोलते हैं, जो कि कंपैरेटिवली लार्ज सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड करती है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये डिवाइड करती है माइटोकॉन्ड्रिया को टू जो इंटरनल कंपार्टमेंट्स है, ठीक है। एक क्या है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहता है, उसको हम कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। और इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इनर मोस्ट कंपार्टमेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है प्लस मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है, तो ये जो होता है वो जितने भी एंजाइम रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ठीक है इन्वॉल्व रहते हैं टीसीएस साइकिल में, या फिर जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है, इन द पर्पज ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जितने भी एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसी इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। और अब यहाँ पर अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, इसके पास अपना डीएनए होता है, कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स इसके पास होते हैं, राइबोसोम्स इसके पास होते हैं, और कुछ आरएनए जो है, ठीक है, मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी कि 70 राइबोसोम्स रहता है इसके पास। तो बेसिकली जो भी यूकैरियोटिक जो भी सेल ऑर्गेनेलिज होती है, उनके पास 80s रहता है, बट इसके पास जो है वो 70s जो आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। अब कुछ जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही बनाता है, उनकी जो जीन्स होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के ही पास होती है, और वो अपनी कुछ प्रोटीन्स जो है वो खुद ही सिंथेसाइज करता है, और वो कहाँ पर सिंथेसिस होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में उसकी सिंथेसिस होती है। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसके पास इट कंटेन्स ओवर 1000 ऑफ प्रोटीन्स डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है, ठीक है, जिसमें क्या है, ठीक है, 1000 ऑफ प्रोटीन्स ये अपनी, ठीक है, कैरी करता है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है काइनेटोप्लास्ट, ये काइनेटोप्लास्ट क्या होता है, सो काइनेटोप्लास्ट एक यूनिक डीएनए कंटेनिंग स्ट्रक्चर है जो कि फाउंड होती है विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ काइनेटोप्लास्टिड। जो भी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ काइनेटोप्लास्टिड होते हैं, ठीक है, इसके अंदर डीएनए कंटेनिंग एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम काइनेटोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। सो ये जो होता है स्पेशल ग्रुप ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोआ होता है, उसमें ये काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के बारे में, तो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो होता है, ठीक है, इसमें 37 जीन्स प्रेजेंट रहती है। कितनी जीन्स होती है, 37 जीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी की जो जीन्स होती है वो प्रेजेंट होती है, जिसमें कि ठीक है 2 इसमें आरआरएनए प्रेजेंट होते हैं, 22 उसमें टीआरएनए प्रोटीन, टीआरएनए जो तो वो प्रेजेंट रहते हैं, और 13 प्रोटीन्स जो होती है इसमें प्रेजेंट रहती है। ये सब मिलकर के, ठीक है, 37 जीन्स यहाँ पर रहती है, और ये ऑल जितनी भी 13 प्रोटीन्स होती है, ये सारी की सारी, ठीक है, और सब यूनिट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑन सिस्टम, ठीक है, सभी की सभी क्या बनाती है, सब यूनिट्स बनाती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन की। और चलिए क्वेश्चन देखिए, इन यूकैरियोट सिट्रिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस है। सिट्रिक एसिड साइकिल कहां पर टेक्स प्लेस होती है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। कि ये क्वेश्चन 2024 में आया था, ठीक है। ऑल फॉलो मैट्रिलिनियर इनहेरिटेंस, देखिए ये स्टेटमेंट जो है थोड़ी सी बायस्ड है, ठीक है। अब जो मैट्रिलिनियर इनहेरिटेंस है, सो मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होते हैं उसमें मैट्रिलिनियर इनहेरिटेंस होती है, बट सब में नहीं होती है, नॉट इन ऑल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर जो कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से होता है, मैट्रिलिनियर ये रहता है, ठीक है, मैट्रिलिनियर रहता है, बट इसमें न्यूक्लियर डीएनए भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कि ठीक है ऑटोसोमल और डोमिनेंट म्यूटेशन, ठीक है, जिसमें हो सकती है, तो ये मैट्रिलिनियर नहीं रहता, जो भी न्यूक्लियर डीएनए इसमें रहता है।
इसलिए ऑल फॉलो मैटरलिनियर इनहेरिटेंस, ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काइंडोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ कॉपीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। Next question. Many scientists are very interested in studying mitochondrial DNA because it is only present in vertebrates. No, it replicates by synthesizing an mRNA that acts as a DNA polymerase. It contains over 50% of RNAs in human genome. No, it mutates rapidly and allows to study evolution over years. क्योंकि ये जो इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया जो म्यूटेशन है, ठीक है, रैपिड होते हैं और ये अलाउ करता है, ठीक है, इसकी स्टडीज इन द इसकी जो इवोल्यूशन की स्टडी है उसमें ये हेल्प करता है। तो उसका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, ठीक है, देयर आर 37 जीन्स, ठीक है, 2 उसमें क्या रहते हैं आरआरएनए, ठीक है, 22 उसमें क्या रहते हैं टीआरएनए, ठीक है, और 13 इसमें क्या रहती हैं प्रोटीन्स। तो ये टोटल कितने होते हैं, दैट इज 37। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग होते हैं, ठीक है, इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और ये स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ऑलराइट, ठीक है। अब ये जो है इनके ये दोनों ही जो प्रोकैरियोट होते हैं या फिर यूकैरियोट्स होते हैं, दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं और ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली है। कैसी है, मेम्ब्रेन लेस, इसमें कोई भी आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली है और ये न्यूमरस, ठीक है, प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये बेसिकली 2 सब यूनिट से यहाँ पर मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे कि जो फर्स्ट इसके सब यूनिट होते हैं लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। और ये क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन रेट। जो भी सेडिमेंटेशन रेट होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन से जो भी सेडिमेंटेशन रेट इसका निकलता है उससे इनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स का सेडिमेंटेशन रेट होता है वो होता है 70s और यूकैरियोट्स का सेडिमेंटेशन रेट होता है वो होता है 80s, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, उनका सेडिमेंटेशन रेट भी कितना होता है, वो 70s होता है, ठीक है। यानी कि इनकी जो रिलेटेडनेस है वो प्रोकैरियोट से ये शो करता है, ठीक है। अब ये 2 डिफरेंट सब यूनिट से बने होते हैं, ठीक है। जो 70s होता है उसमें जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50s की होती है, स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो 30s की होती है, ठीक है। 80s में 60s यहाँ पर लार्ज सब यूनिट होती है एंड 40s यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट होती है। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये मेनली कंपोज होते हैं आरएनए से, ठीक है, आरआरएनए से और प्रोटीन से, ठीक है। जो आरआरएनए होता है इसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी होती है जो कि जिसको हम राइबोजाइमोम कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, माइक्रोबॉडीज के बारे में। सो माइक्रोबॉडीज क्या होती है, ये स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बेस्ड सेल ऑर्गेनेलीज होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाती है, ठीक है, और ये प्रेजेंट होती है नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब माइक्रो बॉडीज जो होती है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, यानी कि 2 ऐसी माइक्रो बॉडीज है जो हमारे अंदर पाई जाती है, जो हमारे मतलब सेल में पाई जाती है, ठीक। एक होती है आपकी पेरोक्सोम्स, ठीक है, एक होती है ग्लाइकोसोम्स, ठीक है। पेरोक्सोम जो आपका होता है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म करता है सेल में, ठीक है। और इसमें 2 मेजर फंक्शन इसके रहते हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक लिपिड बायोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसमें जो होता है वो एक ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है परऑक्सीडेज प्रोडक्शन में, और एक और एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो होता है कैटालेज, और कैटालेज का काम होता है न्यूट्रलाइजेशन द हार्मफुल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, ठीक है, हार्मफुल प्रोडक्ट निकलते हैं तो उनका न्यूट्रलाइजेशन का काम किसका होता है, वो होता है आपका पेरोक्सिसोम्स का, ठीक है। अब लीवर सेल जो एनिमल सेल होता है, ठीक है, और जो लीवर सेल है उसमें पेरोक्सोम का फंक्शन क्या रहता है, इसमें जो अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन होता है पेरोक्सोम उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम प्लांट में बात करते हैं यानी कि ग्लाइकोसोम्स की बात करते हैं तो इसका काम होता है कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन सीड्स एंड फोटो रेस्पिरेशन इन लीव्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पेरोक्सोम स्टोरेज डिसऑर्डर्स के बारे में। तो यहाँ पर एक डिसऑर्डर दैट इज वेगलर सिंड्रोम, ठीक है। अब ये किसकी वजह से होता है, जो असाइल कोएंजाइम ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी अगर आपके ठीक है एंजाइम्स में, ठीक है, अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट है, ठीक है, तो आप कौन सा डिजीज होता है यहाँ पे
ज़ेगलर डिजीज, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नियोनेटल एडेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी है, ठीक है, जो डी बायोफंक्शन प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इन्फेंटाइल रेक्सम डिजीज है जो कि थायरोलेज डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ फॉलोइंग प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन शॉर्टिंग ऑफ पेरोक्सोम। सो कौन सी ऐसी प्रोटीन है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, प्रोटीन शॉर्टिंग के लिए पेरोक्सोम में। सो आपकी जो पेरोक्सिन प्रोटीन होती है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोटीन शॉर्टिंग इन पेरोक्सोम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2022 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज पेरोक्सोमल डिसऑर्डर, ठीक है, आपने हमने पढ़ा जो ज़ेगलर सिंड्रोम होता है वो किसका कंडीशन होता है, पेरोक्सोम डिसऑर्डर का एक कंडीशन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लायोक्सोम्स के बारे में। सो ग्लायोक्सोम्स क्या होते हैं, ये फैट स्टोरेज टिश्यू होते हैं इन जर्मिनेटिंग सीड्स में, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पेरोक्सोम्स होते हैं, ठीक है, जो फाउंड होते हैं, जो कि पाए जाते हैं आपकी फंजाई में और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें, ठीक है। अब इनके पास जो होता है वो कंटेन ऑल द नेसेसरी एंजाइम व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इनके जितने भी एंजाइम्स रहते हैं वो जो इसी ग्लाइकोसोम में है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। यहाँ पे क्रिस्टलाइन कोर यहाँ पे रहता है और यहाँ पे मैट्रिक्स रहता है। अब जो कन्वर्जन ऑफ फैट है, ठीक है, शुगर में, ठीक है, अब इसके लिए कोऑर्डिनेशन ऑफ कुछ ऑर्गेनेलीज रिक्वायर्ड रहती है। सो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती है, दैट इज योर ग्लाइकोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक, ठीक है। इन ये जो ऑर्गेनेलीज है इनकी कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, जो फैट है वो शुगर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इन द जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ओनली इन प्लांट्स एंड फ्यू फिलामेंटस फंजाई। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनेलिज है जो सिर्फ प्लांट्स और फ्यू फिलामेंटस जो फंजाई होती है उसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज योर ग्लायोक्सिजोम, ठीक है। 2023 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल।